गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सो यूनिट डायमेंशन फिजिक्स सेकंड लेक्चर। हम लोग यूनिट डायमेंशन फिजिक्स में आज स्टार्ट किए हैं और इसमें फर्स्ट लेक्चर 1 घंटे का लेक्चर मैंने रिकॉर्ड किया है और उसमें 1 to 12 पॉइंट तक मैंने डिस्कस किया। यूनिट डायमेंशन 11th क्लास के लिए भी है और 12th क्लास के लिए भी, क्योंकि 12th क्लास का भी सारा यूनिट डायमेंशन हम लोग डिस्कस करेंगे। मेडिकल एग्जाम के लिए एक क्वेश्चन हर साल आता है आपको और आईटी मेन में एक क्वेश्चन हमेशा मिलेगा। इसमें हम लोग सबसे पहले प्रैक्टिस कर रहे हैं 1 to 100 ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, जिनका यूनिट जानना है, डायमेंशन जानना है। यूनिट डायमेंशन निकालना मैंने सिखा दिया था, बस मुझे फॉर्मूला बता देना है कि ये ऐसा फॉर्मूला होता है। बस फॉर्मूला बताने के बाद आप यूनिट और डायमेंशन खुद बना सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करिए। नेक्स्ट फिर प्रैक्टिस करेंगे और लेक्चर 2 सबसे पहले 1 to 12 देख लेंगे। इसमें फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कैसे डिफाइन करते हैं, उसके हेल्प से दूसरे फिजिकल क्वांटिटी, डेराइव्ड क्वांटिटी कैसे हम लोग निकालते हैं, ये पहले ये पॉइंट आप डिस्कस कर लेंगे। इसके आगे नेक्स्ट हम लोग 13 पॉइंट डिस्कस करेंगे। इसमें प्रैक्टिस है, स्टार्टिंग में 100 नेम प्रैक्टिस है, उसके बाद काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी हैं। क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी स्टार्ट में 2-3 लेक्चर तक इस तरह हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे कि 100 तो नहीं बट 40 तक जाएंगे। 40 के बाद कुछ ब्रेक लेंगे हम लोग। ब्रेक लेकर के उस पर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने सीखेंगे कि कैसे उसके हेल्प से क्वेश्चन बनाएंगे। फिर उसके आगे फिर हम लोग 100 तक करेंगे, तो थोड़ा बीच बीच में ब्रेक लेते हुए करेंगे। तो आज हम लोग का दोनों लेक्चर है फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट और डायमेंशन के लिए ही। स्टार्ट करिए। नेक्स्ट 13 पॉइंट में एक टर्म आपको जानना है, एक्शन। बस मैं आपको फॉर्मूला बता दूंगा, उसके बाद आप यूनिट और डायमेंशन खुद बना लेंगे। तो एक्शन जो होता है वो एनर्जी इनटू टाइम होता है, इनटू टाइम। बस मेरा काम हो गया, बस मुझे ये बताना है। और ये एक्शन 9th 10th में नहीं था, ये आपको 11th में आता है। एक्शन एनर्जी इनटू टाइम। बाकी अब इसका यूनिट और डायमेंशन आप खुद बनाएंगे। यूनिट कर लेंगे। आप जानते हैं एनर्जी को आप पढ़ चुके हैं, ये कई यूनिट पढ़े हुए हैं। जूल, ऐसा यूनिट यूज करेंगे जूल। और टाइम का मतलब सेकंड हो गया, ये हो गया। इसका डायमेंशन बनाना हो, डायमेंशन करना हो, देखिए जूल स्टैंडर्ड डायमेंशन, जूल तो बहुत यूज करेंगे हम लोग। आप पहले भी पढ़ चुके हैं जूल। तो mL2T-2 ये जूल होगी। और सेकंड का डायमेंशन T होता है। आप सॉल्व करेंगे। यहाँ हुआ m और L2 और T-1 हो गया रिजल्ट। नेक्स्ट तो कुछ नए नए टर्म आएंगे, जिसमें एक जर्क आएगा। एक्शन हुआ, जर्क आपको यूज होता है, एक्सेलरेशन पर यूनिट टाइम होता है वो जर्क। 14 मैं बस फॉर्मूला बता देता हूं कि एक्सेलरेशन पर यूनिट टाइम, ये एक्सेलरेशन पर यूनिट टाइम डिफाइंड होता है। ये है एक्सेलरेशन पर यूनिट टाइम। अब बना लीजिए, आप यूनिट बना लीजिए, डायमेंशन कर लीजिए। जर्क का यूनिट हो गया एक्सेलरेशन। आप पढ़ चुके हैं एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का यूनिट हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर और इनटू टाइम हो गया सेकंड, ये हो गया। मीटर पर सेकंड क्यूब। डायमेंशन कर लीजिए, डायमेंशन ऑफ जर्क।
सो ये हो गया मीटर, मीटर में एल हो गया, और सेकेंड का स्क्वायर सो टी क्यूब। सो आप सॉल्व करेंगे तो ये है एल और टी -3, ये जर्क का डायमेंशन हो गया। सो फॉर्मूला मैं रिजल्ट यूज कर लूँगा, बस बता दूंगा आपको, उससे आपको डायमेंशन बना लीजिएगा, यूनिट और डायमेंशन। बहुत सारे 9th-10th क्लास का है और कुछ ये दोनों तो 11th क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट 11th क्लास में आता है अगला टॉपिक में कोलिजन पढ़ना होता है, वहाँ इम्पल्स आपको पढ़ना है। सो मैं टॉपिक वाइज स्टडी कर रहा हूँ, पहले मैकेनिक्स कंप्लीट कर रहा हूँ। सो वर्क हो गया, पावर, एनर्जी, कोलिजन, कोलिजन में ये सब टर्म आएगा, जर्क, और कोलिजन में आएगा इम्पल्स, एक टर्म होता है इम्पल्स। इम्पल्स, इम्पल्स, इम्पल्स का मतलब होता है चेंज इन लीनियर मोमेंटम, इसको बोलते हैं चेंज इन लीनियर मोमेंटम। इम्पल्स का जो मीनिंग है, इम्पल्स जो होता है वो चेंज इन लीनियर मोमेंटम। ये भी 9th में नहीं है, 9th क्लास में, 10th क्लास में नहीं था, 11th में आता है इम्पल्स। कोलिजन टॉपिक में पढ़ना होता है और यहाँ आएगा चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो ये इम्पल्स, आप ऐसे इम्पल्स को डेल्टा पी भी कर सकते हैं, चेंज इन लीनियर मोमेंटम डेल्टा पी। ठीक है, और जब आप न्यूटन लॉ पढ़ते हैं, जो 9th क्लास में भी था और 11th में भी पढ़ना है न्यूटन लॉ, तो न्यूटन लॉ में आप पढ़ते हैं फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, ऐसे पढ़ते हैं। जो न्यूटन लॉ है उसमें आपको ऐसे पढ़ना होता है। तो यहाँ से हटाएंगे डेल्टा पी, यहाँ से डेल्टा पी रिप्लेस करेंगे तो फोर्स इंटू डेल्टा टी हो जाएगा। तो इम्पल्स का एक फॉर्मूला ऐसे भी यूज कर सकते हैं, इम्पल्स इज इक्वल टू डेल्टा पी, रिप्लेस करेंगे फोर्स इंटू डेल्टा टी। ठीक है, तो इम्पल्स में आपका एक रिजल्ट आ गया कि ये है फोर्स और इनटू ये है टाइम, डेल्टा टी। डेल्टा टी चेंज इन टाइम, यूनिट के लिए आप टाइम लिख लेंगे। सो बाकी आप सॉल्व करेंगे, आप करेक्ट लिखना हो तो चेंज इन टाइम लिख लेंगे। बाकी आप सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करिए इसको। बाकी अब यूनिट लिख लेंगे, यूनिट, इसका यूनिट हो गया न्यूटन, उसका यूनिट हो गया सेकेंड, तो न्यूटन इंटू सेकेंड, और आप डायमेंशन लिखना होगा वो बना लीजिए। तो अब आप यूनिट ऑफ इम्पल्स, सो न्यूटन लिख लेंगे यहाँ पे, और टाइम, टाइम का यूनिट हो गया सेकेंड, न्यूटन सेकेंड। इसको आप किलोग्राम मीटर पर सेकेंड भी लिख सकते हैं, न्यूटन को हटाएंगे तो आपको यूनिट आ जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड भी लिख सकते हैं। और डायमेंशन कर लें, न्यूटन जानते हैं आप, न्यूटन का डायमेंशन, सेकेंड जानते हैं, तो इससे प्रैक्टिस है। तो न्यूटन इंटू सेकेंड थोड़ा इंटरेस्टिंग बनेगा जब क्वेश्चन करेंगे ना इसका अभी स्टार्टिंग में कम से कम 35 तक तो आप पढ़िए, 35-40 जितना मैकेनिक्स का है एक फेज तक पढ़ते हैं, उसके बाद मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको, उसमें देखेंगे आईटी क्वेश्चन या एम्स का क्वेश्चन कैसे आता है आपको। सो यहाँ नोट करेंगे, डायमेंशन बनाइए आपका, डायमेंशन करेंगे। सो न्यूटन ऑफ आई, न्यूटन हो गया MLT -2 और सेकेंड हो गया T, और जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ MLT -1 हो गया ऐसे। सिक्सटीन में लीनियर मोमेंटम कर लीजिए और एंगुलर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम करते हैं, ये तो 9th क्लास में था। 16 लीनियर मोमेंटम,
सो लीनियर मोमेंटम 9th क्लास में था और लीनियर मोमेंटम में हम लोग ऐसे ड्राइंग ऐसे कर लेंगे कि एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक को ऐसे मास m है और उसका स्पीड है v, या v कर देंगे वेलोसिटी। सो हम लोग पढ़ते थे लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू द वेलोसिटी। चलिए ये हो गया बस छोटा सा। बाकी आप यूनिट और डायमेंशन इसका बना लेंगे, आप यूनिट बना लेंगे किलोग्राम और स्पीड का मतलब मीटर पर सेकेंड। सो यूनिट कर लीजिए, डायमेंशन कर लीजिए, वही आएगा, वही सेम आएगा, क्योंकि वो भी तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम है, सेम चीज़ आएगा। आप बना लीजिए, यहाँ से यूनिट बनाइएगा, यूनिट ऑफ पी। सो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। डायमेंशन चाहिए इसका, तो किलोग्राम का मतलब हुआ m l t। सो सॉल्व करेंगे, so, m l t -1 होगी। देखिए सो लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम भी करेंगे। रोटेशन में अब हम लोग का इधर टॉपिक कंप्लीट हो गया, रोटेशन में जाएंगे तो रोटेशन में एंगुलर मोमेंटम पढ़ना है। सो देखिए आप, ये 9th क्लास में 10th में था, एंगुलर मोमेंटम 11th में है। नेक्स्ट एंगुलर मोमेंटम। सो एंगुलर मोमेंटम वेक्टर एल। मैं रिजल्ट बता देता हूं, आप उसके बाद यूनिट डायमेंशन कर लेंगे। देखिए ये लीनियर मोमेंटम है, लीनियर मोशन रहेगा तो लीनियर मोमेंटम है। ये 9th 10th में खूब पढ़ना था, बट वो एंगुलर मोमेंटम है। एंगुलर का मतलब ये हो गया आपका ऐसे सर्कुलर मोशन हुआ। अब आपको ध्यान रखना है कि एक ब्लॉक है, मास m है और रिवॉल्व कर रहा है सर्किल में, जिसका रेडियस r है और इसका स्पीड v है। वेलोसिटी कर लीजिए, वेलोसिटी v। सो ये सर्कुलर मोशन है। ये देखिए लीनियर मोशन के लिए लीनियर मोमेंटम, सर्कुलर मोशन जो रहेगा वो एंगुलर मोमेंटम। और एंगुलर मोमेंटम जो होता है उसका रिजल्ट देखेंगे तो होता है m और v और r होता है। बहुत सारे फॉर्मूला हैं, बट एक सबसे आसान फॉर्मूला ये है, m v r। सो मास स्पीड तो ये हो गया, और r रेडियस है, रेडियस का मतलब मीटर। बाकी आप यूनिट डायमेंशन आप बना लेंगे, फिगर मैं ऐसे बता दूंगा, उसके बाद का आपका ड्यूटी है यूनिट। ऐसे 100 है, सो यूनिट है किलोग्राम। स्पीड का मतलब मीटर पर सेकेंड, और ये आर हुआ मीटर। सो सॉल्व करेंगे तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड हो गया, यूनिट हो गया। डायमेंशन चाहिए आपको तो डायमेंशन कर लीजिएगा। सो किलोग्राम का मतलब हुआ m l2 और t -1 हो गया, m l2 t -1 कंप्लीट हो गया। नोट करिए। सो नेक्स्ट 18। सब लोग रोटेशन पढ़ रहे हैं, और रोटेशन में जैसे जो फिजिक्स का टॉपिक है, कोलिजन के बाद रोटेशन आता है, और रोटेशन में एंगुलर मोमेंटम यूज होगा। रोटेशन के लिए रोटेशन में आपको यूज करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो रोटेशन टॉपिक में नेक्स्ट पढ़ना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई, या इसको आप बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया MOI पे लिखते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये रोटेशन में आता है, ये 9th 10th में नहीं था आपको। सो इसमें होता है क्या है कि एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और यहाँ से मान लीजिए कोई ब्लॉक है, यहाँ से रखा हुआ कोई ब्लॉक ऐसे, इस जगह पे मास m है और डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से r डिस्टेंस है।
तो एक ब्लॉक है और जिसका एक्सिस ये है, रोटेशन एक्सिस है, इसको हम लोग लिखेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये रिवॉल्व करते रहेगा, इससे घूमते रहता है। और यहाँ से एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये ब्लॉक है जिसका डिस्टेंस r है, तो इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो पढ़ना है वो सिंपल सा रिजल्ट होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इसको हम लोग बोलते हैं mr स्क्वायर, m इंटू आर स्क्वायर। ये मास और डिस्टेंस का स्क्वायर है आपका, तो ये है मास और डिस्टेंस का स्क्वायर एक्सिस ऑफ रोटेशन से। बाकी अब यूनिट डायमेंशन आप बना लीजिएगा। देखिए यूनिट बन जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर, डायमेंशन कर सकते हैं। तो मुझे बस फंक्शन आपको दिखाना है, रिलेशन बस बता देना है, उसके बाद आप यूनिट और डायमेंशन, क्योंकि इतना प्रैक्टिस कर चुके हैं कि आप बना लेंगे। तो अब आप इसका यूनिट लिखेंगे, तो मास का यूनिट हो गया किलोग्राम, डिस्टेंस का स्क्वायर हुआ मीटर स्क्वायर हो गया, और इसका डायमेंशन लिखेंगे। सो किलोग्राम का मतलब हुआ आपका मीटर, और इसका एल होता है एल स्क्वायर, एम एल स्क्वायर। सो ये यूनिट और डायमेंशन। नेक्स्ट, सो रोटेशन में एक पढ़ना है टॉर्क, आपको पढ़ना है टॉर्क। टॉर्क आता है या उसको मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। सो 19। नेक्स्ट आपको पढ़ना है टॉर्क। टॉर्क ऐसे टाउ लिखना है और वेक्टर लगाना है, या इसको लिखना है मोमेंट ऑफ फोर्स। या इसको कपल भी बोलते हैं, या फिर मोमेंट ऑफ कपल भी बोलते हैं। सो टॉर्क, तो आप टॉर्क नोट कर लेंगे, मैं फॉर्मूला बना देता हूं, बट उसके बाद आप डायमेंशन बना लेंगे। सो टॉर्क आपको पढ़ना है, रोटेशन में एक टॉपिक है टॉर्क। सो टॉर्क जो होता है, मैं फॉर्मूला बना देता हूं। जैसे मान लीजिए कि ये एक्सिस में बना के दिखाऊंगा, तो उससे पता चलेगा ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई फोर्स है, ऐसे फोर्स, ये है डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये फोर्स का डायरेक्शन है, और यहां से सेंटर से मान लीजिए ओरिजिन है, ओरिजिन से आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से डालना है, इसके ऊपर ऐसे ऐसे इस पे परपेंडिकुलर ऐसे डालना है, इस पे परपेंडिकुलर होना चाहिए। और ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इसको बोलते हैं डी, डी को बोलते हैं लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन से, या एनी पॉइंट, जो भी गिवन पॉइंट रहेगा वहां से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। बाकी मैं टॉर्क आपको दिखा देता हूँ। टॉर्क जस्ट अगर आप ऐसे बना रहे हैं, तो टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डी, बस डी है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। डायरेक्शन ऑफ फोर्स पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है, वो चीजें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, टॉर्क को खूब अच्छे से पढ़ेंगे रोटेशन में। अभी मुझे सिर्फ यूनिट डायमेंशन चाहिए, तो आप फॉर्मूला ध्यान रखेंगे फोर्स एंड डिस्टेंस। सो टॉर्क, टॉर्क का आप यूनिट बना लीजिए, डायमेंशन बना लीजिए। सो आप देखेंगे टॉर्क, टॉर्क जो हो गया फोर्स और इनटू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो है। सो अगर आप यूनिट पढ़ रहे हैं इसका, तो देखिए यहाँ पे ये न्यूटन हो गया और ये मीटर हो गया, और ये न्यूटन मीटर, ये तो 10 यूनिट आ जाएगा। न्यूटन मीटर का मतलब हुआ जूल, और जूल को आप लिखेंगे जे से। बाकी आप इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको चाहे तो अर्ग, वाट आवर, वाट मिनट, किलो वाट आवर, कई यूनिट से प्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये तो वही न्यूटन मीटर आ गया। सो वाट इंटू सेकेंड, वाट इंटू आवर, किलो वाट आवर, कई फॉर्म में आप प्रेजेंट कर सकते हैं। इसका डायमेंशन चाहिए, सो एम एल टू टी माइनस टू, ये तो जूल हो गया, जूल वाला डायमेंशन हो गया।
हो गया, टॉर्क ये हो गया आपका। रोटेशन में फिर पढ़ेंगे तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन भी पढ़ना आपको। जैसे लीनियर था, लीनियर मोशन था, तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। उस तरह अगर रोटेशन में पढ़ेंगे तो 3 अलग टर्म है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। लिखेंगे तीनों टर्म। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थीटा। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ड्राइंग करके बना लीजिएगा, ड्राइंग ऐसे करना है और ड्राइंग कर करके ऐसे। देखिए यहाँ से यहाँ आप मूव कर रहे हैं, ऐसे मूव करेंगे क्योंकि ये रोटेशनल मोशन है, ये रोटेशन में ये है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ऐसे ये रेडियस आर, ये रेडियस आर, ये है ए बी, ए से बी तक जा रहा है। तो ये थीटा, थीटा जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ए टू बी ऐसे, और एंगल इक्वल टू आर्क बाई रेडियस बना लीजिए। तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, इसमें आप बोलेंगे आर्क, आर्क कैसा आर्क, तो ए बी, आर्क बाई रेडियस, रेडियस कैसा रेडियस, तो आर। ये है एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए ये भी लेंथ है, ये भी, ये लेंथ हुआ, ऐसे लेंथ हुआ, और ये भी लेंथ है, ठीक है। सो ये यूनिटलेस होगा, कोई यूनिट नहीं है इसका, ठीक है। ऐसे रेडियन बोलते हैं बट कोई यूनिट नहीं और कोई डायमेंशन नहीं यहाँ पे। सो अगर आप, डायमेंशन नहीं होता है क्योंकि ये भी आर्क, आर्क एक लेंथ है और ये भी लेंथ, लेंथ और लेंथ, ऊपर में भी मीटर नीचे भी मीटर, वो खत्म हो जाएगा। तो यूनिट ऑफ थीटा अगर लिखना हो तो लिख सकते हैं यूनिट ऑफ थीटा, एंगल का यूनिट आप लिखते हैं ना रेडियन, आर ए डी ऐसे लिख सकते हैं, रेडियन। थीटा का यूनिट हुआ। डायमेंशन चाहिए, डायमेंशन में कुछ, कोई डायमेंशन नहीं आएगा। देखिए आर्क, ये लेंथ है, ये भी लेंथ है, तो लेंथ का मतलब हुआ एल, और नीचे भी रेडियस भी लेंथ है, तो कुछ भी नहीं, कोई यूनिट नहीं, ये कट जाएगा। सो ये आप बोल सकते हैं इसको कि यूनिटलेस, या आप बोल सकते हैं इसको ऐसे भी, कुछ लोग लिखते हैं कि m पे पावर 0, l पे पावर 0, t पे पावर 0, कहीं कोई नंबर नहीं आएगा, या यूनिटलेस बोल सकते हैं। ये दोनों कट गया, कट करके कोई यूनिट नहीं, और डायमेंशन, यूनिटलेस नहीं प्लीज, डायमेंशनलेस। सो डायमेंशनलेस बोल सकते हैं, कोई डायमेंशन नहीं होता। तो था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और ऐसे पढ़ना है एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन। सो नेक्स्ट टर्म 21, एंगुलर वेलोसिटी। सो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हम लोग पढ़ते हैं। सो रोटेशन में चाहे सर्कुलर मोशन, दोनों टॉपिक में आप पढ़ते हैं एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, और एंगुलर वेलोसिटी थीटा बाई टी। सो जैसे लीनियर था डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, उसी तरह यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, सेम रिजल्ट वैसे ही आप फॉर्मूला बना लेंगे। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम कर लीजिए, सॉल्व कर लेंगे। थीटा बाई टी, सो यूनिट करिएगा तो रेडियन पर सेकेंड, ऊपर में हो गया रेडियन, नीचे में पर सेकेंड। सो
यूनिट ऑफ एंगुलर स्पीड रेडियन पर सेकेंड, बाकी डायमेंशन लिख लेंगे। थीटा का तो कोई डायमेंशन नहीं है, थीटा में तो कोई डायमेंशन नहीं रहेगा, और यहाँ पे टी टाइम का डायमेंशन टी कर लेंगे, सो यहाँ आ जाएगा डायमेंशन टी इनवर्स रेडियन पर सेकंड, यहाँ टी इनवर्स। ऐसे ही आप अपने से बनाइएगा एंगुलर एक्सेलरेशन। सो 22 जैसे डिस्प्लेसमेंट था, वेलोसिटी था, एक्सेलरेशन, वैसे ही रोटेशन में एंगुलर एक्सेलरेशन है। 22 एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा ऐसे, जैसे उसमें लीनियर पढ़े हुए हैं एकदम सारा चीज सेम है। यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन करेंगे तो लिखेंगे कि एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। सो डिस्प्लेसमेंट की जगह वेलोसिटी कर लेंगे आप। सो एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, तो एंगुलर वेलोसिटी जो है अल्फा, यहाँ पे आप ओमेगा बाई टी कर लेंगे। बाकी सॉल्व कर लीजिए। सो ये है रेडियन पर सेकेंड और नीचे में सेकेंड है। सो आप ऊपर में यूज करेंगे रेडियन पर सेकेंड और नीचे में भी टाइम है, टाइम में सेकेंड। सो रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर ये। सो रेडियन में ऊपर में कोई डायमेंशन नहीं, सेकेंड स्क्वायर तो टी स्क्वायर हुआ, ऊपर जाएगा टी पे पावर -2। हो गया आंसर। तो रोटेशन में यही था आपका। रोटेशन के बाद नेक्स्ट टॉपिक आएगा ग्रेविटेशन, कि 11th में टॉपिक वाइज मैं डिस्कस करते जा रहा हूँ, तो ग्रेविटेशन आएगा नेक्स्ट। तो नोट करिए, मैं ग्रेविटेशन में जो जो डायमेंशन है वो मैं डिस्कस करता हूँ। सो नेक्स्ट रोटेशन के बाद आपको टॉपिक पढ़ना है ग्रेविटेशन, और ग्रेविटेशन तो 9th क्लास में था, तो जो जो उसमें टर्म यूज होता है वो चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग। सो 23 में ग्रेविटेशन में जो सबसे कॉमन है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जी कैपिटल जी, वो 9th क्लास में था, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सो ये था 9th क्लास में, और इसके बारे में हमें यूनिट पढ़ना और डायमेंशन पढ़ना है, पूछा जाता है और कई क्वेश्चन में इसका जरूरत पड़ेगा। चलिए 9th क्लास में हम लोग ऐसे पढ़ा करते थे कि ये है एक ब्लॉक है, मास m1 है, और यहाँ अनदर ब्लॉक क्या है, यहाँ 9th क्लास में बड़े बड़े स्टार के बीच में ग्रेविटेशन लगता था ना, कोई प्लैनेट है, अर्थ सन या अर्थ मून या एनी प्लैनेट के बीच में मास m1 m2 है और यहाँ डिस्टेंस r है, तो इनके बीच में न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, सो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये हम लोग ऐसे पढ़ा करते थे कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ वो हम लोग को डिस्कस करना था, और ये फोर्स जो होता था वो G और m1 और m2 और डिवाइड बाई r² ये होता था। सो ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, बाकी आप सॉल्व कर लें, यहाँ पे G का वैल्यू निकाल दें। सो G आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ हुआ फोर्स इंटू r² और डिवाइड बाई m1 और इंटू m2। यूनिट पढ़ लीजिए, यूनिट G का यूनिट पढ़ना आपको। सो न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम यूनिट कर लेंगे और डायमेंशन कर लेंगे। तो ये तो 9th क्लास का हुआ रिजल्ट। 9th क्लास से G का फॉर्मूला निकालना है और G के फॉर्मूला से
सारा यूनिट जानते हैं, ये इसका यूनिट, ये मीटर स्क्वायर, किलोग्राम, किलोग्राम, तो यूनिट बना लीजिए, डायमेंशन कर लीजिए। सो यूनिट ऑफ जी, सो न्यूटन हो गया, और ये मीटर स्क्वायर और किलोग्राम, तो ये लिखेंगे किलोग्राम का स्क्वायर, ये है यूनिट। बाकी डायमेंशन चाहिए, सो न्यूटन का मतलब हुआ ML/T-2, मीटर स्क्वायर L स्क्वायर, और नीचे में किलोग्राम का मतलब M स्क्वायर। मास, 2 बार मास यूज करना है। सॉल्व कर लेंगे अब M और M कैंसिल हो गया, सो डायमेंशन हो गया M, एक M कैंसिल हो गया, एक बचा M-1, L3 और T-2 हो गया। देखिए डायमेंशन। सो आप थोड़ा फास्ट बनेंगे, इस बहुत स्लो नहीं, ये कैलकुलेशन सब 9th-10th क्लास का कैलकुलेशन है। एक M कट जाएगा तो यहाँ बच गया L, यहाँ T⁻², और यहाँ L स्क्वायर, नीचे में बच गया L। ठीक है, ये M ऊपर जाएगा तो ये बन गया M इनवर्स -1, ऊपर जाएगा तो -1 हो गया। यहाँ पे L पे पावर 1 है और ये L पे पावर 2, दोनों जोड़ लेंगे तो L पे पावर 3 हो जाता है और T-2 हो जाता है। नेक्स्ट, ट्वेंटी-4। सो ग्रेविटेशन में एक तो जी था, नाउ ग्रेविटेशन में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी मैं फॉर्मूला बता देता हूं, बट देखिए एनर्जी टर्म आ गया तो कोई भी एनर्जी हो, काइनेटिक हो, पोटेंशियल हो, रोटेशन हो, वाइब्रेशन हो, स्प्रिंग एनर्जी हो, हर एनर्जी का यूनिट जूल ही होता है। मैं फॉर्मूला आपको बता देता हूं, मैं फॉर्मूला आपके लिए बना देता हूं कि है कैसे प्रेजेंट कैसे करते हैं। सो ये M1 हुआ और ये M2 हुआ, मैसिव ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंस r है, और यहाँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं -g और M1 और M2 और डिवाइड बाई r। यह है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, बट एनर्जी आ गया टर्म तो उसका हमेशा यूनिट जूल ही होगा। आप चाहें तो ये g का वैल्यू रख करके, यूनिट रख करके M1 M2 r को सॉल्व कर सकते हैं, बट आप फाइनली मिलेगा वही, इसका यूनिट जूल। और डायमेंशन चाहिए तो डायमेंशन डायरेक्ट ऐसे कर लेंगे, जूल होता है ML/T-2। ओके, नेक्स्ट। सो ग्रेविटेशन पोटेंशियल, पोटेंशियल सो पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो टर्म होता है वो ऐसे लिखते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे एक मास m है और यहाँ पे ऐसे पढ़ सकते हैं, ये डिस्टेंस r है, और इस पॉइंट P पे अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़ना होगा तो माइनस लिखते हैं और g लिखते हैं और m डिवाइड बाई r। ये है फॉर्मूला ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के लिए, ऐसे लिखते हैं। वहाँ मास नहीं रहेगा, P पॉइंट पे कोई मास नहीं रहेगा, ठीक है। तो आप इसको अगर रिलेट करेंगे एनर्जी से तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है वो पोटेंशियल एनर्जी बाई मास m, ऐसे बोल सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास आप लिख सकते हैं। देखिए ये एनर्जी है,
ये एनर्जी में एक मास से डिवाइड कर दीजिए, एक मास हटेगा, एक मास कट जाएगा, वो बन जाएगा। सो अब आप यूनिट इसका बना सकते हैं। अब इसका यूनिट करना होगा तो इसका यूनिट आपको लिखना होगा, तो आप लिख सकते हैं एनर्जी। एनर्जी का यूनिट है जूल और मास का यूनिट होता है किलोग्राम। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पूछा जाए तो इसका यूनिट है जूल पर किलोग्राम। डायमेंशन कर लीजिए। सो जूल का डायमेंशन जानते हैं ml2 T-2 और किलोग्राम का डायमेंशन m हो गया, m और m कट जाएगा और इस तरह आ गया L2 और T-2 हो गया ऐसा। सो 25 ग्रेविटेशन में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी पढ़ेंगे। लिखिए तो वो तो है 9th क्लास से मिल जाएगा वो। फील्ड इंटेंसिटी, सो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जो है इसी को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी बोलते हैं। ये एक टर्म है, लिखने का तरीका ये है और इसी को लिखा जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी यही कहलाता है, दोनों एक ही चीज है। और 9th क्लास में आप 9th क्लास के बुक से पढ़ेंगे। मान लीजिए हम लोग बात कर रहे हैं अर्थ के लिए ही पढ़ रहे हैं और अर्थ का मास m है, अर्थ का रेडियस r है। सो 9th क्लास में हम लोग पढ़ते थे कि अर्थ के सरफेस पे ये रेडियस r हुआ, मास m है। तो इस सरफेस पे, इस पॉइंट पे, ये पॉइंट है, इस सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिखते थे g कैपिटल M और बाई r स्क्वायर। यही है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसका वैल्यू भी सबको पता है, हम लोग यूज करते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए तो यूनिट भी मिल गया है, यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और डायमेंशन हो गया L-T-2। तो ये एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो g जो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वही चीज को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। सो नोट करेंगे यहाँ पे यूनिट, डायमेंशन करेंगे तो मीटर L-T-2। सो एक्सेलरेशन का डायमेंशन L-T-2 या यहाँ बना सकते हैं। मीटर को लिखना होगा तो L लिख लेंगे, सेकेंड का डायमेंशन होता है T, स्क्वायर है, सॉल्व करेंगे तो L-T-1-2 ये हो गया। और ग्रेविटेशन में आप क्या पढ़ेंगे, तो ग्रेविटेशन में 9th क्लास में ऑर्बिटल स्पीड, एस्केप स्पीड पढ़ना हो तो वो लिख लीजिए। सो ये सब सारे टॉपिक 9th क्लास के हैं, तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं। तो हम लोग ऐसे पढ़ते थे कि अर्थ के अराउंड जो है कोई सैटेलाइट ऐसे घूम रहा है। मान लीजिए अर्थ के अराउंड कोई सैटेलाइट है, ऐसे घूम रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में क्लोज टू द अर्थ पाथ। तो अर्थ के एकदम पास ऐसे घूम रहा है क्लोज ऑर्बिट में। तो इसके स्पीड को हम लोग बोलते थे ऑर्बिटल स्पीड। ऑर्बिटल स्पीड था √g × r। ये था ऑर्बिटल स्पीड था। बट वही सैटेलाइट जो है अगर ऐसे हो जाए कि सैटेलाइट जो है अगर ये चलते चलते, मान लीजिए ये सैटेलाइट, एक सैटेलाइट ऐसा है और चलते चलते एस्केप कर जाए, वो भाग जाए, एकदम दूर चला जाए, इनफाइनाइट पे चला जाए, तो ऐसी स्पीड को हम लोग पढ़ते थे ve √2 और gr। सब हम लोग 10th क्लास में, 9th क्लास में था ये, आप भी पढ़े हैं 9th क्लास में। इसका वैल्यू भी पता है हम लोग को। एस्केप स्पीड जो होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड और बाइडल स्पीड जो होता है 7.9 या नियरली 8 किलोमीटर पर सेकेंड। ये तो हम लोग ऐसे पढ़ा करते थे। तो देखिए ये ऑर्बिटल स्पीड हुआ, ये है स्केप, E फॉर स्केप स्पीड। तो
स्पीड और वाइटल स्पीड का यूनिट या एस्केप स्पीड का यूनिट, तो यूनिट है, वेलोसिटी है, स्पीड है, तो स्पीड, ये भी स्पीड है, तो स्पीड का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। डायमेंशन हो गया LT-2। तो ग्रेविटेशन में ये दोनों टॉपिक 9th क्लास से है। ये इसको बोलते हैं एस्केप स्पीड। और रेड कलर का है ऑर्बिटल स्पीड हो गया। सो एस्केप स्पीड या ऑर्बिटल स्पीड, तो यूनिट पढ़ेंगे तो स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकंड, हम लोग यहाँ कैलकुलेट करते हैं किलोमीटर पर सेकंड में। और डायमेंशन आप लिख सकते हैं यूनिट ऑफ ऑर्बिटल स्पीड और एस्केप स्पीड। स्पीड है तो स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड, कोई भी यूनिट यूज कर सकते हैं। और अगर डायमेंशन चाहिए सो ये हो गया L और नीचे हो गया T। सो डायमेंशन करेंगे तो LT-1 हो गया डायमेंशन। तो ग्रेविटेशन में ये सारे टर्म यूज होता है आपका 27। एक नया टर्म है एरियल स्पीड होता है, वो ग्रेविटेशन में यूज करते हैं, वो 11th क्लास में आता है, 10th में नहीं था, ये सब 10th में था, बट ये 28 में एक लिखे तो एरियल स्पीड। सो लिखिए तो एरियल स्पीड। एरियल स्पीड को बोलते हैं एरिया पर यूनिट टाइम, ऐसे लिखते हैं एरिया ऑफ पर यूनिट टाइम। एरिया पर यूनिट टाइम, इसको हम लोग साइंस में बोलते हैं DA/dt भी लिखते हैं, DA/dt। सो एरिया पर यूनिट टाइम, DA जो हो गया एरिया पर यूनिट टाइम, या इसको आप लिखेंगे A/T। A फॉर एरिया पर यूनिट टाइम। ये एरियल स्पीड होता है एरिया पर यूनिट टाइम। अच्छा, एरिया का यूनिट हो गया मीटर स्क्वायर और पर सेकेंड, सो आप इसका यूनिट बना लीजिए, डायमेंशन बना लीजिए। ये ग्रेविटेशन में एक टर्म पढ़ना होता है कि एरिया पर यूनिट टाइम। कैपलर लॉ जब पढ़ेंगे 11th क्लास में, वहां पढ़ेंगे हम लोग। सो यूनिट कर लेंगे इसका। एरिया का हो गया मीटर स्क्वायर, टाइम का हो गया पर सेकेंड। डायमेंशन कर लेंगे L2T-1 हो गया। L2T-1 कंप्लीट। सो ग्रेविटेशन में तो यही था आपका, ग्रेविटेशन में ये हो गया। इसके आगे ग्रेविटेशन के बाद जो होता है SHM और इलास्टिसिटी। तो कुछ यूनिट डायमेंशन इलास्टिसिटी का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो यूज होता है स्ट्रेस, स्ट्रेन, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस। सो नोट करिए, नेक्स्ट मैं करता हूँ। सो नेक्स्ट ग्रेविटेशन के बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं इलास्टिसिटी। उसका भी खूब क्वेश्चन मिलेगा आपको और न्यूमेरिकल में भी उसका काफ़ी एप्लीकेशन होगा। सो 27, 28 एंड नाउ 29। स्ट्रेस, नेक्स्ट स्ट्रेस टर्म आपको पढ़ना, आपको 29। एक टर्म पढ़ना है स्ट्रेस।
स्ट्रेस देखिए, आप वार को कोई लेकर के समझिए। ऐसे हम लोग एक कोई वार ले रहे हैं, एक मेटालिक है वायर है या रॉड ले सकते हैं, ऐसे ले लेंगे आपको। और ये है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। मेटालिक वायर है आपका और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया जैसे ये पेन हो गया, ठीक है, ये पेन हुआ, पेन को ऐसा हैंग कर देंगे तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया। ये बेस का एरिया हुआ वो क्रॉस सेक्शनल, इसको हैंग कर देंगे। और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया नीचे का एरिया जो हुआ, ऐसे देखिए ना, ऐसा ऐसा देखिए क्वाइन की तरह, डिस्क की तरह लग रहा है, वो एरिया डिस्क वाला एरिया हुआ। तो ये वायर लेना है और क्रॉस सेक्शनल एरिया है। इस वायर पे आपको फोर्स लगाना है, यहाँ पे फोर्स लगाएंगे ऐसे, एफ जो है वो फोर्स हुआ, और ए जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया, ए जो है उस क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर। सो क्रॉस सेक्शनल एरिया, ए जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है। और इस तरह हम लोग स्ट्रेस जो डिस्कस करते हैं, स्ट्रेस जो होता है वो फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो स्ट्रेस जो हुआ फोर्स पर यूनिट एरिया, बाकी आप यूनिट बना सकते हैं। और ये फोर्स पर यूनिट एरिया तो प्रेशर जैसा लग रहा है, तो आप प्रेशर भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। आप प्रेशर से भी डिफाइन कर सकते हैं। सो स्ट्रेस तो, और आप इसको फोर्स पर यूनिट एरिया को प्रेशर भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी यूनिट बना लीजिए, डायमेंशन कर लीजिए। तो यूनिट, तो बताइए आप, यूनिट तो कई हो सकता है ना, तो यहाँ पे आप सिंपल यूनिट लिख लेंगे न्यूटन और पर मीटर स्क्वायर। कोई भी फिजिकल टर्म का यूनिट बहुत सारा हो सकता है, बट डायमेंशन हमेशा एक ही रहेगा। डायमेंशन ध्यान रखना है आपको। बाकी अब डायमेंशन बनाना है तो डायमेंशन देखिए यहाँ पे, न्यूटन, न्यूटन होता है MLT-2, और यहाँ मीटर स्क्वायर, तो मीटर का मतलब हुआ L का स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे M हो गया और L-1 और T-2। ये तो ये प्रेशर का भी यूनिट है, प्रेशर का भी डायमेंशन लिख सकते हैं, या स्ट्रेस, स्ट्रेस आप लिखना है। नेक्स्ट, स्ट्रेंथ, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेंथ। सो स्ट्रेंथ कहिए या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेंथ, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेंथ भी बोलते हैं इसको। तो ये क्या है, तो इसी से सब रिलेटेड टॉपिक है, स्ट्रेस, स्ट्रेन, यंग मॉडुलस। तो देखिए इसमें क्या करना है आपको, मान लीजिए ये वायर है और ये वायर है, आप मेटालिक वायर ले लीजिए। और जब आप मान लीजिए ओरिजिनल लेंथ है L इज द इनिशियल लेंथ, और जब आप इसको पुल करेंगे, जब इस पर फोर्स लगाएंगे ऐसे, इस तरह से फोर्स लगाएंगे आप, तो इसका लेंथ बढ़ जाएगा। देखिए ऐसे वायर का लेंथ थोड़ा सा बढ़ जाएगा। वायर का लेंथ देखिए बढ़ गया। ये है डेल्टा एल। सो जब आप इसको पुल करेंगे, खींचेंगे, तो खींचने पे ये जो है इसका लेंथ बढ़ेगा, ठीक है। और स्ट्रेंथ या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेंथ बोलते हैं, तो स्ट्रेंथ ये डेल्टा एल होता है और डिवाइड बाय एल। डेल्टा एल हो गया इंक्रीज इन लेंथ बाय इनिशियल लेंथ, लिख लीजिए आप। इंक्रीज इन लेंथ बाय इनिशियल लेंथ, ये है।
सो स्ट्रेन जो है डेल्टा एल बाई एल, इंक्रीज इन लेंथ, लेंथ इंक्रीज कर गया बाई इनिशियल लेंथ हो गया। बाकी यूनिट करेंगे तो यूनिट क्या है इसका, यूनिट ये भी मीटर हो गया, ये भी मीटर हुआ, मीटर और मीटर कैंसिल हो गया, ये एक यूनिटलेस नंबर हो गया आपका। सो यूनिट, सो ऊपर में मीटर हुआ, नीचे भी मीटर हुआ, ये कैंसिल हो गया, ये यूनिटलेस हो गया ये नंबर। अगर यूनिटलेस नंबर है कोई डायमेंशन नहीं, नो डायमेंशन। सो ये है स्ट्रेस, स्ट्रेस था और ये स्ट्रेन, स्ट्रेस और स्ट्रेन जानना था। नेक्स्ट इन दोनों से रिलेट करिएगा तो एक पढ़ना है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मैं रिलेट कर देता हूँ, आप पहले नोट कर लेंगे। स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेन क्या है, पुलिंग करेंगे लेंथ बढ़ेगा, इंक्रीज इन लेंथ बाय इनिशियल लेंथ, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा। So young modulus of elasticity. नेक्स्ट पढ़ना है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी y। सो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी y। सो देखिए y यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी चेक करेंगे। ये लेंथ L है, यहाँ क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, इस पे आपको फोर्स लगाना है जिससे वार जो है वो इंक्रीज कर जाएगा लेंथ। सो वार का लेंथ ऐसे बढ़ गया। यह है डेल्टा एल, इंक्रीज इन लेंथ हो गया। ठीक ना, देखिए यंग मॉडुलस जो बोला जाता है कि वाई, जो यंग मॉडुलस देख रहे हैं, यंग मॉडुलस होता है स्ट्रेस, स्ट्रेस पर यूनिट स्ट्रेन। सो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन को बोलते हैं, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन जो है यंग मॉडुलस। सो स्ट्रेस आप जानते हैं कि स्ट्रेस का यूनिट जानते हैं, डायमेंशन जानते हैं। स्ट्रेन आप पहले फॉर्मूला बना लीजिए। तो स्ट्रेस को बोलते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया, आप जानते हैं। स्ट्रेन को बोलते हैं डेल्टा एल बाई एल, ये हो गया। और बेटर फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे। सो यंग मॉडुलस इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, और यहां लिखेंगे डेल्टा एल और बाई एल। ये है यंग मॉडुलस का रिजल्ट। बाकी यूनिट कर लीजिएगा, यूनिट यूनिट वही न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वही स्ट्रेस का यूनिट, क्योंकि ये तो यूनिट लेस है, ये तो कोई यूनिट नहीं है। और इसका यूनिट जो है या प्रेशर का यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या डायमेंशन भी पढ़ेंगे सेम आएगा स्ट्रेस जैसा। सो नोट करेंगे आप फॉर्मूला बना लीजिए, नाउ यूनिट बना लीजिए, डायमेंशन कर लीजिए। इसको मैं मिटा रहा हूँ। सो यूनिट करते हैं, यूनिट ऑफ वाई। सो आप न्यूटन और पर मीटर स्क्वायर सेम एज प्रेशर। सो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये तो मीटर और मीटर कट जाएगा, आपका एरिया मीटर स्क्वायर होता है, बाकी डायमेंशन निकालना हो। सो न्यूटन होता है एम एल टी माइनस 2 और मीटर स्क्वायर तो एल स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे आप। एम हो गया
एल और एल कट गया, एल पे पावर -1, टी पे पावर -2, ये है रिजल्ट। सॉल्व कर लीजिए। सो ये है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, सेम एज स्ट्रेस का ही यूनिट रह गया या प्रेशर का यूनिट कहिए, बट फॉर्मूला जानना है कि स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। अच्छा, इलास्टिसिटी 3 होता है, एक यंग मॉडुलस होता है, एक बल्क मॉडुलस होता है, एक शियर मॉडुलस होता है। तीनों इलास्टिसिटी का यूनिट सेम ही रहेगा, है टर्म अलग अलग है, सारा टर्म अलग है। सो एक इलास्टिसिटी यंग मॉडुलस है। नाउ नेक्स्ट इलास्टिसिटी बल्क मॉडुलस होता है। सो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, सेम टॉपिक में, इसी टॉपिक में 3 इलास्टिसिटी पढ़ना है, तो बल्क मॉडुलस बी से रिप्रेजेंट करना है आपको। यूनिट एंड डायमेंशन सेम रहेगा, इलास्टिसिटी यंग मॉडुलस हो, बल्क मॉडुलस हो, शियर मॉडुलस हो, तीनों का सेम यूनिट रहेगा आपका। सो यहाँ पे बल्क मॉडुलस मैं फॉर्मूला आपको बना देता हूँ। बल्क मॉडुलस ऐसे बी से लिखते हैं और ये होता है माइनस डेल्टा पी बाई डेल्टा वी बाई वी। आप नोट कर लीजिएगा, आगे आएगा ये सब टर्म, आगे आपको पढ़ना है, बट यूनिट डायमेंशन सेम रहेगा। सो ये डेल्टा पी इंक्रीज इन प्रेशर, इंक्रीज इन प्रेशर, डेल्टा पी इंक्रीज इन प्रेशर है, इन प्रेशर। प्रेशर बढ़ाइएगा तो ये डेल्टा पी वॉल्यूम घटेगा, डिक्रीज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम और वी जो है आपका इनिशियल वॉल्यूम है। सो फॉर्मूला मैंने बना दिया, आप बाकी देखिए, ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम तो कट जाएगा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का यूनिट डायमेंशन कट जाएगा, सिर्फ बच जाएगा प्रेशर। प्रेशर होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वही यूनिट वही डायमेंशन, ठीक है। सो यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ बी, सो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और डायमेंशन चाहिए तो डायमेंशन में एम एल -1 टी -2, डायमेंशन से एम एल -1 टी -2। एक और इलास्टिसिटी है, 3 इलास्टिसिटी, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सो तीनों इलास्टिसिटी का यूनिट सेम ही है, यूनिट एक ही रहेगा, तो शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वैसे लिख लीजिए आप। इसमें जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई ब्लॉक है या कोई क्यूब टाइप का ऑब्जेक्ट है और क्यूब जैसा ऑब्जेक्ट है, और इसको आप फिक्स कर दें, यहाँ पे ऐसे फिक्स कर दें, यहाँ पे ऐसे जस्ट फिक्स करना है, ये डिस्प्लेस नहीं करेगा, ये फिक्स कर देना है। सो ये फिक्स्ड है, और यहाँ पे आप एक फोर्स से इस पे आप पुल करें, जैसे इस पे एक फोर्स लगाएंगे, इस एक प्लेट पे फोर्स लगाएंगे, तो फोर्स लगाने पे ये ऐसे डिस्प्लेस कर जाता है, इस तरह से बोलते हैं। ये बेस को नहीं छोड़ेगा, बेस को छोड़ना नहीं है, बेस तो फिक्स मैंने कर रखा है, तो ऐसा ऑसिलेट करने लगता है, ठीक है, ऐसा ऑसिलेट करेगा, और ये एंगल थीटा ऐसा थीटा एंगल से इधर की तरफ हो जाएगा और ऑसिलेट करने लगता है। सो यहाँ पे जो शियर मॉडुलस होता है वो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, एरिया ऑफ प्लेट, ये प्लेट का एरिया जिस प्लेट पे फोर्स लगा रहे हैं, और डिवाइड बाय थीटा।
तो फोर्स पर यूनिट एरिया और नीचे है एंगल थीटा। थीटा का तो कोई यूनिट होता नहीं है, थीटा तो रेडियन होता है ना, कोई यूनिट नहीं है। या थीटा को लिखना चाहेंगे तो ऐसे बोल सकते हैं कि ये है थीटा, ये मान लीजिए ये डिस्प्लेसमेंट x हुआ और प्लेट का लेंथ l है, तो ऐसे बोल सकते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया और एंगल थीटा का मतलब x, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, तो x बाई l ऐसे कर सकते हैं। तो x भी मीटर, l भी मीटर, मीटर मीटर कैंसिल हो गया और फाइनली यूनिट वही आएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो तीनों मॉडुलस, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शेयर मॉडुलस, तीनों का एक ही यूनिट होता है और वो प्रेशर के बराबर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन करेंगे तो m l-1 t-2 हो गया यूनिट और डायमेंशन। सो नोट करिए। और मैं इसमें और भी है, इसमें इसके अंदर आपका जैसे स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, सो लैटरल स्ट्रेन भी एक पढ़ना है। नोट कर लीजिए, मैं बताता हूँ। सो नेक्स्ट इसमें एक स्ट्रेन और पढ़ना है और वो लॉन्गिट्यूडनल की जगह लैटरल स्ट्रेन पढ़ना है। वो क्या है मैं समझा दे रहा हूँ, ड्राइंग से सिखाता हूँ आपको। स्ट्रेन है तो स्ट्रेन का तो कोई यूनिट होगा नहीं, यूनिटलेस नंबर ही है, बट आपको सीखना है। सो 34, सो शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, देन आपको लैटरल स्ट्रेन सिखाना था। सो लैटरल स्ट्रेन देखिए ऐसे, मान लीजिए कोई वायर जो आप इसको हैंग किए हुए हैं, इस वायर को अगर आप पुल कर रहे हैं ऐसे, थोड़ा सा मैं बड़ा फिगर बना दे रहा हूँ। सोचिए कि ये वायर है और ये वायर का ये क्रॉस सेक्शनल एरिया रेडियस, मान लीजिए ये रेडियस r है और इसको आप पुल कर रहे हैं, इसको आप खींच रहे हैं, यहाँ से फोर्स है और फोर्स F से पुलिंग कर रहे हैं, ठीक है। ये है लेंथ L, ठीक है, ऐसा। तो जब आप पुलिंग करेंगे, पुलिंग करने में तो लेंथ बढ़ेगा। आप मान लीजिए कि ये पेन है और पेन को आप हैंग किए हुए हैं और यहाँ से पुलिंग करेंगे तो लेंथ इसका बढ़ेगा बट रेडियस इसका घटेगा आपको, ठीक है। तो आप जब फिगर बनाएंगे तो करेक्ट फिगर ऐसे बनाएंगे, आप जब आप इसको लेंथ बढ़ाएंगे तो इसका रेडियस थोड़ा घटा लेंगे। आप रेडियस को घटाना चाहिए आपको। ऐसे फोर्स प्रेजेंट करेंगे पुल करते हुए और ऐसे डॉट डॉट मिला लेंगे, ठीक है। ये है आपका, ये लेंथ है, इंक्रीज किया डेल्टा एल, ऐसा इस तरह से। तो लेंथ बढ़ा है तो रेडियस घटेगा, ठीक है। सो यहाँ पे लैटरल स्ट्रेन, जो लैटरल स्ट्रेन पढ़ना होता है उस साइड में बना देता हूँ। है तो यूनिटलेस नंबर, स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन रहे या लैटरल स्ट्रेन रहे, है यूनिटलेस नंबर। सो लैटरल स्ट्रेन वो आपको डेल्टा आर बाई आर लिखना है। सो डिक्रीज इन रेडियस, by initial radius. सो डिक्रीज इन रेडियस बाय इनिशियल रेडियस। तो ऊपर में भी देखिए मीटर है, नीचे भी मीटर है। ये यूनिटलेस डायमेंशनलेस नंबर, कोई यूनिट नहीं कोई डायमेंशन नहीं, बस टर्म आपको जानना था कि ये एक यूनिटलेस और डायमेंशनलेस नंबर। तो कोई यूनिट नहीं कोई डायमेंशन नहीं। सो इसको लैटरल स्ट्रेन बोलते हैं और इससे पहले लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ये पढ़े थे। सो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आपने ये पढ़ा था
डेल्टा एल बाई एल, तो ये आपने डेल्टा एल बाई एल इंक्रीज इन लेंथ पढ़ा था आपने। सो लेंथ जब बढ़ेगा तो श्योर रेडियस घटेगा, लेंथ जब बढ़ाएंगे तो ये वार पतला कर देंगे। तो ये भी यूनिटलेस नंबर है, स्ट्रेन है वो भी यूनिटलेस नंबर है, और इन दोनों से रिलेट करके एक पॉइजन रेशियो आता है टर्म। तो ये रेशियो के करके टर्म आता है, और इसमें जानना है आपको इसके बारे में। और के जो है वो सेम फिगर, यही फिगर रहेगा। के जो होता है वो डेल्टा आर बाई आर, मतलब लैटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इसका रेशियो होता है। सो लैटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का ये रेशियो है। ये भी यूनिटलेस नंबर है, ये भी यूनिटलेस नंबर है, तो पॉइजन रेशियो भी एक यूनिटलेस नंबर हो जाएगा। तो ये दोनों को जानना था और दोनों को डिवाइड करिएगा, तो एक पॉइजन रेशियो करके आता है टर्म, और ये भी एक नंबर है, मैथमेटिकल नंबर है, नो यूनिट। सो आप फॉर्मूला बना लेंगे, ये भी एक यूनिटलेस नंबर है। फाइव और करते हैं, आज 40 तक करते हैं, 40 तक प्रैक्टिस कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन आपको सिखाऊंगा कि इनके हेल्प से कैसे क्वेश्चन बनाते हैं, तब तक आप 40 कंप्लीट करेंगे। 35, नेक्स्ट आप 35 हो गया। इसके आगे आप पढ़ेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक सरफेस टेंशन है, तो आप सरफेस टेंशन काफ़ी यूज किया जाता है आपको। सो 36 आप सरफेस टेंशन लिखेंगे। सरफेस टेंशन को एस से भी लिख सकते हैं, या कई लोग टी से लिखते हैं सरफेस टेंशन। टर्म बस बता देता हूं मैं, बाकी आप यूनिट बना लीजिएगा। सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है। सरफेस टेंशन जो कहलाता है, बस मैं इतना हेल्प कर दूंगा कि फोर्स पर यूनिट लेंथ। सो सरफेस टेंशन जो होता है वो फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, फोर्स बाय लेंथ। ये बाकी अब फोर्स हो गया, लेंथ हो गया, फोर्स यूनिट जानते हैं न्यूटन, लेंथ हुआ मीटर। सो यूनिट बना लीजिए, डायमेंशन कर लीजिए, बाकी अब करिए उसको। सो यूनिट बनिए, यूनिट ऑफ एस। सो फोर्स हुआ न्यूटन पर मीटर। सो न्यूटन पर मीटर ये यूनिट हो गया। डायमेंशन चाहिए तो डायमेंशन न्यूटन हो गया, MLT -2 और डिवाइड बाय मीटर हुआ L। सो ये हो गया M और T -2। देखिए डायमेंशन हो गया। नेक्स्ट सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन के बाद विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी खूब पूछा जाता है आपसे। सो 36, 37 कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। सो ऐसे इस तरह से प्रेजेंट करते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये सब सारे टॉपिक डिटेल में पढ़ेंगे आप, फ्लूइड में सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, काफ़ी डिटेल में पढ़ना आपको। तो यहाँ हमें पढ़ना है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के लिए आप समझेंगे ये रिवर फ्लो में होता है। अभी आप सिर्फ फॉर्मूला बनाना सीखें। यह है आपका एक प्लेट बना लेंगे, एक प्लेट है और प्लेट का एरिया ए है। एक और प्लेट बनाना हो तो एक और प्लेट कर सकते हैं। रिवर में होता है, रिवर के अंदर जो लेयर होते हैं ना, वो अभी लेयर आपको नहीं पता चलेगा। रिवर में जस्ट कई लेयर होता है, और जब रिवर फ्लो करता है तो लेयर बाय फर्स्ट लेयर, ऊपर का लेयर स्पीड ज़्यादा रहेगा, नीचे जैसे जैसे जाइएगा स्पीड घटते जाएगा, और एकदम बॉटम में तो स्पीड 0 हो जाता है।
तो ये रिवर का लेयर है और ये फ्लो कर रहा है विथ स्पीड v जो है वो स्पीड है और वो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, प्लेट का एरिया है आपका। यहाँ से इसका डिस्टेंस ले लेंगे, बॉटम से इसका डिस्टेंस ले लेंगे d, ऐसे d डिस्टेंस ले लेंगे यहाँ पे बॉटम से। सो इन प्लेट्स के बीच में, दो प्लेट्स होते हैं ना, दो प्लेट्स के बीच में एक फोर्स लगता है, इस फोर्स को विस्कस फोर्स बोलते हैं। सो जस्ट रिजल्ट मैं बनाऊंगा, फॉर्मूला बना दूंगा, बाकी यूनिट डायमेंशन आप बनाएंगे। और साइंस का रिजल्ट है कि ये जो फोर्स होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, फोर्स जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, फोर्स जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। इस तरह आप फोर्स जो हुआ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, स्पीड, इनवर्सली टू डिस्टेंस। प्रोपोर्शनलिटी हटा दीजिए। जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी आप हटाएंगे सो ये फोर्स जो हुआ प्रोपोर्शनलिटी हटाते ही ऐसे यही कांस्टेंट आ जाएगा, वो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और A इंटू V बाई टी। ओके, सॉल्व कर लीजिए। बाकी आपको मैं फॉर्मूला बना दिया आपको, वो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को आप लेफ्ट साइड कर लेंगे, यूनिट बना लीजिए, डायमेंशन कर लीजिए। मेन फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, वो हर का रिजल्ट यूनिट डायमेंशन रटना नहीं है। आप अगर फॉर्मूला जान रहे हैं तब तो तुरंत बन जाएगा। इसको एक साइड कर लेंगे, एफ डी बाई ए इंटू वी। न्यूटन हो गया, डिस्टेंस है, डिस्टेंस का मतलब मीटर हो गया, प्लेट है तो मीटर स्क्वायर हुआ, स्पीड है तो मीटर पर सेकेंड। सो अब आप यूनिट लिख लेंगे। न्यूटन मीटर, नीचे में हो गया मीटर स्क्वायर, यह है मीटर पर सेकेंड। सॉल्व करेंगे, मीटर मीटर कट जाएगा, न्यूटन इंटू सेकेंड मीटर स्क्वायर। तो यह है विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का यूनिट। और डायमेंशन लिख लीजिए, डायमेंशन बनाइए इसका। इसको पॉइंट्स भी बोलते हैं, इसको एक यूनिट और लिखा हुआ, पॉइंट्स भी इसका ऐसा यूनिट है। पॉइंट्स को पी से भी बोलते हैं, पी ओ भी लिखते हैं या पी से भी लिखते हैं। तो ये न्यूटन सेकेंड मीटर स्क्वायर, सो उसको पॉइंट्स भी एक यूनिट है विस्कोसिटी। बाकी डायमेंशन चाहिए, डायमेंशन में आप लिख लेंगे डायमेंशन न्यूटन, न्यूटन का डायमेंशन होता है एम एल टी माइनस 2। सेकेंड, सेकेंड का मतलब टाइम हो गया, और नीचे है मीटर स्क्वायर तो एल का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो डायमेंशन हो जाएगा एम, एक एल कट गया तो ऊपर गया एल माइनस 1 टी माइनस 1। तो आप सॉल्व कर लेंगे। न्यूटन, न्यूटन आप जानते हैं, न्यूटन सबसे ज़्यादा यूज होता है, वो है एम एल टी माइनस 2। सो न्यूटन यूज कर लीजिएगा। सेकेंड, सेकेंड का टी होता है और मीटर का एल होता है तो एल स्क्वायर। सॉल्व करिए, ये डायमेंशन ये कई बार पूछा हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का यूनिट और डायमेंशन। 37 40 तक करते हैं, आज 40 तक फाइनल करते हैं। 37 38 फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी म्यू से भी लिखते हैं आप, चाहे आप एफ से भी लिखते हैं, प्रेजेंट करते हैं। सो छोटा सा फ्रीक्वेंसी को आप लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी द 1 बाय टाइम पीरियड। सो 9th क्लास में भी पढ़ते थे फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। तो फ्रीक्वेंसी पढ़ते थे 1 बाय टाइम पीरियड। सो 1 बाय टाइम पीरियड, तो ये फ्रीक्वेंसी हम लोग जानते थे और अब आप यूनिट कर सकते हैं। सो 1 बाय टाइम, 1 बाय सेकेंड, यूनिट हो गया 1 बाय सेकेंड या सेकेंड इनवर्स कर सकते हैं आप इसको यूनिट। सो ये तो 9th क्लास का है, तो यूनिट सेकेंड इनवर्स, सेकेंड इनवर्स को एच जेड भी बोलते हैं, हर्ट्ज। एच जेड फ्रीक्वेंसी का मोस्ट कॉमन यूनिट हर्ट्ज।
डायमेंशन करेंगे तो डायमेंशन सेकंड का डायमेंशन होता है आपका टी इनवर्स, सो डायमेंशन कर लेंगे तो टी इनवर्स होगी। टी इनवर्स 28, दो और करिए। प्लैंक्स कांस्टेंट जो फिजिक्स में भी यूज होता है और केमिस्ट्री में भी तो आप पढ़े थे, प्लैंक्स कांस्टेंट लास्ट क्लास में पढ़े थे, एच, इससे पहले भी रदरफोर्ड मॉडल में भी पढ़ चुके हैं। सो 39 प्लैंक्स कांस्टेंट यूज करें तो फॉर्मूला जानते हैं आप एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो रदरफोर्ड मॉडल में भी आपने पढ़ा था कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज इक्वल टू एच इंटू म्यू, एच म्यू, ये छोटा सा फॉर्मूला, म्यू द फ्रीक्वेंसी। सो एच चाहिए तो एच इज इक्वल टू ई बाई म्यू। ई जानते हैं कि ई को एनर्जी बोलते हैं और म्यू जो है फ्रीक्वेंसी हो गया। बाकी आप यूनिट करना हो यूनिट बना लीजिए। एनर्जी का हो गया जूल और फ्रीक्वेंसी सेकेंड इनवर्स, ऊपर जाएगा तो सेकेंड हो जाएगा। सो एच, यूनिट ऑफ एच, सो ऊपर में हो गया जूल और नीचे में सेकेंड इनवर्स, सो यहां चला जाएगा ऊपर में, सो जूल इंटू सेकेंड। तो आप लास्ट क्लास भी केमिस्ट्री में पढ़े होते हैं, इसका तो वैल्यू भी पता है। एच का वैल्यू भी आप जानते हैं, एच का वैल्यू होता है 6.6 इंटू 10 पे पावर -34 और हमेशा लिखते हैं जूल इंटू सेकेंड। ये तो यूनिट भी लिखे हुए हैं, आप लास्ट क्लास भी लिखे हुए कॉपी में, ये हो गया। नाउ नेक्स्ट यूनिट हो गया, डायमेंशन बना लीजिए। जूल का डायमेंशन, सेकेंड का डायमेंशन, सो यूनिट के बाद डायमेंशन कर लेंगे। जूल सबसे ज़्यादा यूज करते हैं, न्यूटन सबसे ज़्यादा यूज करते हैं हम लोग। तो जूल आप जानते हैं, जूल का मतलब होता है mL2T-2। सो पुट करिए जूल mL2T-2 और सेकंड का हो गया T। सो जूल यहाँ हो गया और सेकंड T हो गया। सॉल्व कर लेंगे, अब इसको एक साथ मिलाएंगे। M हुआ L2 और T-1, ये एक और 40। आज के लिए 40 तक बहुत है, इतना आप प्रैक्टिस करेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में इनका एप्लीकेशन सिखाता हूं आपको, कैसे ये एग्जाम में, एम्स में और कैसे मेडिकल में पूछा जाता है। 40 में फ्रिक्शन से ले सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कर लीजिए। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फ्रिक्शन पढ़ेंगे हम लोग, फ्रिक्शन टॉपिक पढ़ेंगे, वहां कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको पढ़ना है, म्यू, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। देखिए कोई ब्लॉक आप ले लेंगे, ब्लॉक है, मास m है और अगर इस ब्लॉक का मोशन होता है, आप जानते हैं कि यहाँ पे ब्लॉक का इधर मोशन रहेगा और ये रफ फ्लोर है, तो रफ फ्लोर में इधर की तरफ फ्रिक्शन लगता है, ये फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। पीछे की तरफ अगर मोशन आगे है तो पीछे फ्रिक्शन फोर्स लगता है, तो ये है फ्रिक्शन फोर्स, ये फ्रिक्शन फोर्स हो। और जब आप पढ़ेंगे यहाँ पे तो फ्रिक्शन पढ़ेंगे तो फ्रिक्शन का रिजल्ट होता है म्यू इंटू एन। फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू म्यू इंटू एन। एन क्या है मैं बता दे रहा हूं, आप नोट करिए। एन को नॉर्मल फोर्स बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन भी बोलते हैं, कांटेक्ट फोर्स बोलेंगे या नॉर्मल फोर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे आप म्यू के इक्वल टू यहाँ पे एफ और बाई एन ऐसे लिखना है।
सो ये है एफ जो हो गया फ्रिक्शन फोर्स और नीचे नॉर्मल फोर्स है। एफ जो है फ्रिक्शन फोर्स है और नीचे जो एन देख रहे हैं एन इज द नॉर्मल। सो नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन, कांटेक्ट फोर्स। और अब बताइए ऊपर भी फोर्स है नीचे भी फोर्स है, इसका यूनिट न्यूटन इसका यूनिट न्यूटन, ये तो यूनिटलेस हो गया। तो न्यूटन बाय न्यूटन कट गया, नो यूनिट नो डायमेंशन। सो ये म्यू जो है म्यू जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोई यूनिट नहीं कोई डायमेंशन नहीं, ये एक यूनिटलेस नंबर आ गया, कोई यूनिट नहीं। तो ये इसको आप कहेंगे कि ये एक यूनिटलेस नंबर है। हो गया। तो आज के लिए 40 कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास 10 और मैं करा दूंगा, 50 करा करके फिर मैं आपको कम से कम 20-25 क्वेश्चन मैं कराऊंगा कि कैसे एम्स के क्वेश्चन बनाते हैं, कैसे नीट का क्वेश्चन आता है या आईटी एडवांस में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस कराऊंगा। तब तक आप 40 तक कंप्लीट करेंगे। 40 तक इसको लिखना है, प्रैक्टिस करना है, फॉर्मूला पे फोकस करना है। आपको यूनिट डायमेंशन नहीं रटना है, यूनिट नहीं रट सकते हैं, डायमेंशन नहीं रट सकते हैं। फॉर्मूला, हाँ फॉर्मूला को प्रैक्टिस करना है कि फॉर्मूला क्या है, उसके हेल्प से आपको यूनिट डायमेंशन खुद बनाना है। सो नेक्स्ट क्लास